So class 12 topic, kings, farmers and towns. Starting from how basically the idea ecology and all that developed in India and Europe. So there was an interest for the people like to explore more of what they could get from the coins, the inscriptions. तो ऐसे करके मतलब हमें डिस्कवरीज उनकी डेवलप और होने लग गई कि अबाउट द जो पुराने जितने जो डायनेस्टीज थे, जो पूरे मतलब राजाओं के जो पूरी लाइन्स थी उसके बारे में. तो स्टार्टिंग फ्रॉम प्रिंसेप एंड द पियादशी. जो जेम्स प्रिंसेप 1830 में ही वॉज बेसिकली एन एम्प्लॉय ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी जो इंडिया में आई थी बिजनेस करने के लिए. तो उसने काफ़ी मतलब जो ब्राह्मी और जो खरोष्टी बेसिकली वो पुराने जो स्क्रिप्चर के जो वो होते हैं जैसे स्क्रिप्ट्स होते हैं उनको उन्होंने डिसाइफर कर लिया था, मतलब उन्होंने वो डिकोड कर लिया था, वो समझ गए थे एंड उन्होंने फिर उसको इंटरप्रेट किया था बेसिकली. तो उसमें बहुत सारे मेंशन थे पियादशी के, समवन जिसको देखकर मतलब जिससे देखकर खुशी होती है, समवन हु गिव्स यू प्लेजर. तो वो बेसिकली वो किंग्स के लिए रेफ़र किया गया था. एंड ऑल्सो उस टाइम के स्क्रिप्चर्स में जैसे अशोक के भी रेफरेंसेस थे. और उस टाइम में जैसे जो स्टोन इंस्क्रिप्शंस पाए गए थे, कॉइन्स पाए गए थे, तो उससे लोगों के लिए काफ़ी इजी हो गया कि उन लोगों ने जो पुराने डायनेस्टी और उनकी जो लाइन्स थी उनको उन्होंने ट्रेस बैक करना शुरू किया. एंड इवेंचुअली से काफ़ी डिस्कवरीज हुई थी और उन्होंने जो भी इनको जो चीज़ें मिल रही थी उनको वो उस टाइम के जो पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक हैपनिंग्स से उन्होंने लिंक करने की कोशिश की. कुछ चीज़ें इजीली लिंक हो गई एंड काफ़ी सारी नहीं हो पाई थी. द अर्लियर स्टेट्स बेसिकली 16th सेंचुरीज में उस टाइम में 16 महाजनपदास थे जो अर्लियर सिटीज स्टेट्स आए थे. एंड उस टाइम में मेन पॉइंट था उस टाइम के एरा का कि मतलब पहली बार एक्सटेंसिवली आयरन यूज़ हो रहा था वेपन्स बनाने के लिए. एंड जो कम्युनिकेशंस हो रहा था वो सब इम्प्रूव हो गया था जैसे थ्रू द रिवर्स एंड एवरीथिंग. तो 16 महाजनपदास थे, उनमें से जो अलग बुद्धिस्ट एंड जो जैन जो इंस्क्रिप्शंस उनमें मेंशन थे तो उसमें मतलब लिस्ट सबकी अलग अलग थी. बट उनमें मोस्टली जैसे जो वाजी, मगध इस टाइप के 5-6 और थे जैसे कुरु, कौशला, ये सब काफ़ी ज़्यादा मेंशन थे. तो वो लोग मेन जो महाजनपद थे उनमें से वो थे. उनका जैसे मेन उसमें ये था कि मोस्टली देवर रूल बाय जिनमें जो उनसे राज करते हैं वो इधर गानास गन्स या फिर संघ्स वो होते थे जो उनके किंग्स बेसिकली जिन्हें रूल करते थे. कुछ केसेस में एक ओलिगार्की दैट इज़ मतलब कम फ्यू सेट ऑफ पीपल जो उनको रूल करते थे. तो जैसे राजास जिनको कहते थे उनका जो ग्रुप होता था वो उन्हें रूल करता था. एंड मोस्टली जैसे इवन जो महावीर और बुद्ध थे वो भी इन गन्स दैट इज़ जो गानास उनके वहाँ से ओरिजिनेट हुए थे. ऑल्सो जो इनका मेन फीचर था जैसे हर एक महाजनपद का यूजुअली एक कैपिटल सिटी होती थी जो बहुत फोर्टिफाइड होती थी. एंड ऑल्सो मतलब वहीं पे ज़्यादातर उनका जो सेंटर होता था ट्रेड का वो सब वहाँ पे सेंटर था. ऑल्सो 16th सेंचुरी में जो धर्मसूत्र था जो ब्राह्मण्स ने लिखा था बेसिकली उन्होंने उसके थ्रू इट वाज लाइक कि जो नॉर्म्स उन्होंने ले डाउन किए थे, जो रूल्स उन्होंने बनाए थे, जो राजा लोगों को फॉलो करना बहुत ज़रूरी था, उसमें उनका मेन था कि जैसे जिससे उनके लिए टैक्स कलेक्ट करना लोगों से जो उन पैसे ले सकते हैं वो अप्रोप्रिएट है. जो उनके अंडर जो फार्मर्स, ट्रेडर्स, आर्टिसन ये जितने काम कर रहे हैं उनसे उनके लिए पैसा लेना बिल्कुल ठीक है. और मतलब उस टाइप के उन्होंने रूल्स उन्हें सेट किए थे. ऑल्सो उस ज़माने में जैसे और लैंड्स को रिसोर्सेज के लिए रेड करना ये सब कम्प्लीटली एक्सेप्टेबल था. इवेंचुअली मगध उन 16 महाजनपद में से एज द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट महाजन इमर्ज हुआ था 16 to 14 सेंचुरी में. इनिशियली जो एज ऑफ नाउ मगध जो है जो उस टाइम मगध था वो अभी बिहार के रीजन्स को कंसिडर किया जाता है. उसकी मेन रीजन्स फॉर इट्स इमर्जेंस उस टाइम में थे. एक तो था कि वहाँ एग्रीकल्चर काफ़ी स्ट्रॉन्ग था सिंस वो गंगा के एलुवियल प्लेन जो सबसे ज़्यादा फर्टाइल होती है सॉइल वहाँ पे बेस्ड थे. वहाँ पे इरीगेशन भी अच्छा था तो ऑब्वियसली उनका एग्रीकल्चर सिस्टम ऑब्वियसली अच्छा था. तो सिंस वो खुद अपने लिए सेल्फ सफिशिएंट थे तो उनके लिए ऑब्वियसली उनकी इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा था. ऑल्सो वहाँ पे जो झारखंड के आयरन माइंस थे जो ऑब्वियसली बहुत पास पड़ते थे तो इसलिए उनके आयरन के लिए आयरन का भी एक्सेस बहुत ईजी था जो उनकी आर्मी वेपनरी उसके लिए बहुत बड़ा बूस्ट था. ऑल्सो जहाँ सिंस गंगास थे तो उनके लिए क्या था कि उनके जो उस टाइम में काफ़ी सारे जो कम्युनिकेशन सिस्टम,
ट्रेड सिस्टम, ट्रांसपोर्ट सिस्टम, वो सब वाटर एंड मतलब वाटर पे डिपेंड करते थे। तो ऑब्वियसली क्योंकि उनके मेन एरिया में इतना बड़ा प्रॉपर रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज थी जो काफ़ी सारे उनके ट्रांसपोर्ट और ट्रेड इकॉनमी उसको पूरा हेल्प करती थी। ऑल्सो उस एरियाज में सिंस फॉरेस्ट में एलिफेंट्स पाए जाते थे, तो जैसे उस टाइम में जो इतनी बड़ी एम्पायर थी उनके आर्मी में काफ़ी सारे एलिफेंट जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते थे आर्मी में, वो भी एम्प्लॉय किए गए थे। और उस टाइम में इनिशियली जो उन लोगों का पहले जो कैपिटल था वो राजगढ़, जो करंटली बिहार में राजगीर है, बेसिकली इसका मतलब है द हिल ऑफ द किंग। तो उसका उन्होंने जो पहले एक फोर्टिफाइड सा सिटी होता था पहले वहाँ पे हिल्स के बीच में, उन्होंने बाद में शिफ्ट करके पाटलिपुत्र में वो शिफ्ट हो गए, जो बेसिकली करंट मॉडर्न डे पटना है। उनका मेन एम इसमें ये था कि जिससे वो लोग क्योंकि सिंस पाटलिपुत्र इज़ एग्जैक्टली मतलब गंगा के बैंक्स के पास है, तो इसलिए इनका इजी एक्सेस हो गया टू द कम्युनिकेशन एंड द ट्रेड वाला मतलब रूट। एंड ऑल्सो मतलब इससे बेसिकली ईज हो सके कि दे कुड कम्प्लीटली कमांड द होल वाटर वे। ऑल्सो उनके रुथलेस किंग्स जैसे बिम्बिसारा एंड उस टाइप के और टाइप के स्ट्रॉन्ग किंग्स थे, एंड उनके मिनिस्टर्स भी इतने कैपेबल थे कि जो उनके पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट कर सकते थे। तो इन टाइप्स के ये सब मेजर्स के थ्रू बेसिकली मगध वॉज एबल टू राइज इन पावर एन अर्ली एम्पायर। अब जैसे मगध का जब राइज हुआ तो इससे जो मौर्यन एम्पायर हुआ था वो इमर्ज होने लगा। मौर्यन एम्पायर बेसिकली वो चंद्रगुप्त मौर्य ने 321 BC में इस्टेब्लिश किया था। बेसिक एट द हाइट मतलब वो अपने बलूचिस्तान एंड इवन नॉर्थ वेस्ट अफगानिस्तान उतना तक उसके रीचेस थे। उनके मेन हमारे पास जो अकाउंट्स थे, जो हमारे पास हमें इसका एक्सेस पता चला, वो मेगास्थेनिस जो एक ग्रीक एम्बेसडर था जो ग्रीस ने भेजा था एज अ रिप्रेजेंटेटिव इन मौर्यन कोर्ट, उसमें उनके काफ़ी कुछ डिस्कनेक्टेड बट मतलब कुछ पीसेस ऑफ उनके पुराने रिकॉर्ड्स पाए गए थे। एंड ऑल्सो अर्थशास्त्र जो कौटिल्य या फिर जो चाणक्य, उन लोगों ने मतलब वॉर एंड इकोनॉमिक्स उसके ऊपर जो उन्होंने अपना अकाउंट लिखा था, उससे हमें उनके पॉलिटिक्स इकोनॉमी का थोड़ा आइडिया लगा था। ऑल्सो मौर्यंस का मेंशन जैसे ब्राह्मण के संस्कृत वाले वर्सेस में इवन बुद्धिस्ट एंड जैन उन टाइप के इन स्क्रिप्चर्स में पाया गया है। उस टाइम में ऑल्सो अशोक भी ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट किंग्स ऑफ द मौर्यन एम्पायर थे, क्योंकि उन्होंने जब उन्होंने अपना जो जो उनका आइडिया था कि व्हाट्स राइट वो उन्होंने प्रीच करने की कोशिश की। उसमें बेसिकली उनका ये था जैसे कि एल्डरली को रिस्पेक्ट करना चाहिए और जो अपने जो सर्वेंट स्लेव्स हैं उनको भी काइंडली ट्रीट करना चाहिए। एंड ऑल्सो जैसे जो ब्राह्मण उस टाइप के जो लोग हैं जिन्होंने वर्ल्ड रिनाउंस कर दिया, मतलब दुनिया से वो दुनिया के परे हो चुके हैं, उन लोगों को भी मतलब रिस्पेक्ट देनी चाहिए। और उस टाइप की उन्होंने चीज़ें प्रीच की और उनका विश्वास था कि अगर वो लोग फॉलो करेंगे तो इवन जो एज ऑफ नाउ जो वर्ल्ड में हैं, जो लोग इस दुनिया में अब नहीं है, उन सबको भी शांति मिलेगी। एडमिनिस्ट्रेशन का बेसिकली ये था कि उस टाइम में ये उसके पूरे एम्पायर के जो मौर्यन एम्पायर उसके 5 मेन सेंटर्स थे। वो है तक्षशिला, उज्जैनी, तोसली, सुवर्णगिरी और ऑब्वियसली जो उनका मेन कैपिटल था पाटलिपुत्र। तो जो तक्षशिला एंड उज्जैनी का था कि क्योंकि वो सिंस पूरे रिवर्स के जो मेन जो इनका था उस सिस्टम में लॉन्ग डिस्टेंस को कंट्रोल कर सकते थे, तो उनका वैसा इंपॉर्टेंस था। ऑल्सो जो स्वर्णगिरी था विच लिटरली मीन्स द गोल्डन माउंटेन, तो वो प्रॉबली गेस किया जाता है कि जो कर्नाटक में जो गोल्ड माइंस होता है उसको कंट्रोल करने के लिए वो इम्पॉर्टेंट था। ऑल्सो कम्युनिकेशन वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जैसे पहले मेंशन किया कि उनके लिए जो गंगा एंड जो वाटरवेज है एंड जो कोई भी पाथवेज है ट्रैवल करने के कम्युनिकेशन के जो ऑब्वियसली उस टाइम में, तो वो सब इम्पॉर्टेंट बहुत था। तो जैसे मेगास्थेनिस ने अकाउंट में मेंशन किया कि जैसे मतलब जो लोग जाते थे तो उनके लिए प्रोटेक्शन करना भी उस ऑन द वे, क्योंकि जर्नीज इतनी लंबी होती थी तो वो सब बहुत ज़रूरी था। एंड बहुत मेहनत से मतलब प्रोटेक्शन के लिए आर्मीज़ लाई जाती थी जिसमें सोल्जर्स, एलिफेंट्स, चैरियट्स, सप्लाईज सब कुछ प्रोवाइड किया जाता था। और सिंस अशोक का ऑब्वियसली जो कॉन्सेप्ट था कि धम्म का उनको मैसेज स्प्रेड कराना था, तो उन्होंने जो धम्म महामत्ताज उन्होंने अपॉइंट किए थे, जिसका मेन पर्पस था कि वो अपना जो धम्म का मैसेज है, जो बुद्धिज़्म है, उसको स्प्रेड कर सके। अब इम्पॉर्टेंस ऑफ दिस एम्पायर, बेसिकली मॉडर्न एम्पायर एक्चुअली से 150 ईयर अप्रॉक्सीमेटली लास्ट किया था, तो दैट्स एक्चुअली नॉट लॉन्ग इन द हिस्ट्री।
के जो पूरे फ्लो में, बट तब भी जैसे उसके जो स्टोन स्क्रिप्ट कभी उन्होंने पूरा मतलब पूरे सब कॉन्टिनेंट को एक्चुअली कवर भी नहीं कर पाए थे। एंड काफ़ी बार इवन दो जब उनका अपने एट द पीक भी उनका जैसे इंटरनल स्टेबिलिटी उतनी नहीं थी, तब भी इट्स प्रिटी इंपॉर्टेंट। जो उनके जो स्टोन स्क्रिप्चर्स थे वो उस टाइम के लिए मतलब टिपिकल फॉर द एम्पायर्स, उस टाइम के जो उनके आर्ट के लिए बहुत टिपिकल कंसिडर किए गए थे। ऑल्सो मेन चीज़ ये था कि जो अशोक थे वो ऑब्वियसली किसी और एम्परर से मतलब उनके उस टाइम के और किसी से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंड इवन मोर हम्बल, क्योंकि वो ऐसा कोई स्पेशल टाइटल्स अपने लिए यूज़ नहीं करते थे। एंड उनका जो कॉन्सेप्ट था धम्म का, उन्होंने मतलब धम्म के थ्रू उन्होंने अपने एम्पायर को होल्ड करने की कोशिश की थी। सो इस टाइप का रूलर बेसिकली जो नेशनलिस्ट जो उस टाइम में, क्योंकि जब ये सब चीज़ें डिस्कवर हो रही थी तो उस टाइम में धीरे धीरे नेशनलिस्ट फीलिंग्स जाग रही थी, तो उस टाइम के नेशनलिस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि ही वाज लाइक एन इंस्पिरेशन उन लोगों के लिए। एंड बाय 2nd सेंचुरी BC जो नए किंगडम्स, चीफटेंस, वो सब इमर्ज होने लग गए थे, न्यू नोशंस ऑफ किंगशिप। अब जो तमिलकाम है, जो साउथ इंडिया में जो तमिलनाडु, केरला एंड आंध्र प्रदेश का बेसिकली एमलगमेशन उस टाइम में जो था, वहाँ पे चोलास, चेरास एंड पांड्यास, ये वाले चीफटेंस, ये वाले छोटे किंगडम्स आने लग गए थे। और बेसिकली जो उस टाइम में सतवाहनास एंड जो शाक्यास थे, जो सतवाहनास जो 2nd सेंचुरी एंड 4th सेंचुरीज में शाक्यास जो बाहर से आए थे, शाक्यास बेसिकली कम फ्रॉम अप्रॉक्सीमेटली सेंट्रल एशिया। एंड जो इवन सतवाहनास थे वो लोग भी मतलब बेसिकली सेंट्रल पार्ट्स में ही सेंट्रल वेस्टर्न इंडियन पार्ट्स में ही रूल करते थे। तो इनका मेन ये लोग रेवेन्यू लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड से इनका बेसिकली होता था। एंड इवन दो इन लोगों के जो ओरिजिन्स थे काफ़ी ऑब्सक्योर थे, मतलब दे वर मोस्टली फॉरेनर्स जो बाहर से आए थे, तो उनको अपना सिंस उन्होंने पर फॉरेन लैंड में कंकर किया, तो उनको अपना प्रेस्टीज, अपना सोशल स्टेटस इम्प्रूव करना बहुत ज़रूरी था। तो उन्होंने आइडिया बनाया कि अपने आप को बेसिकली जो किंग्स को डिवाइन डिक्लेयर करते हुए कि वो मतलब भगवान से लाइक चूजन है, उस टाइप की चीज़। तो डिवाइन किंग जैसे कुशानास ने भी किया था कि उन लोगों ने अपने बड़े बड़े स्टैचूज बनवाए थे अपने लैंड्स में एंड ऑल दैट। तो उन्होंने बेसिकली अपने आप को एज मतलब डिवाइन बीइंग की तरह उन्होंने पोर्ट्रे करने की कोशिश की थी। ऑल्सो बाय 4th सेंचुरी जैसे नए लार्ज स्टेट्स इमर्ज होने लग गए थे इंडिया में, जैसे गुप्तास का। एंड उनमें से उनका ये था कि उन्हें बेसिकली गुप्तास का जो एडमिनिस्ट्रेशन में मेनली था, जैसे समंतास करके एक ग्रुप ऑफ लोग होते थे, वो उनके लिए इम्पॉर्टेंट होते थे, क्योंकि वो उनको होमेज पे करते थे, मतलब जो उनको ट्रिब्यूट मनी जो भी होगा वो पे करते थे। एंड ऑल्सो कि उनको जैसे मिलिट्री स्ट्रेंथ चाहिए होती, तो उसमें भी उनके आर्मीज़ में भी वो पार्टिसिपेट करते थे। तो उसमें पर ये था कि सिंस अब जो समंत जो ज़्यादा स्ट्रांग हो गए, तो ऑब्वियसली वो इजीली जो रूलिंग कमेटी को वो इजीली वो कर सकते थे, रिमूव कर सकते थे। एंड जो अगर रूलर्स वीक होंगे तो ऑब्वियसली वो भी सबऑर्डिनेट पोजीशन में वो लोग सर्व करेंगे, अब जिन लोगों को उन्होंने डिस्प्लेस कर लिया। उस टाइम में ऑब्वियसली जब प्रशस्ति का कॉन्सेप्ट भी आया था। बेसिकली प्रशस्ति मतलब जब प्रेज में जो किया जाता है, उस टाइम में जैसे जो पोएम्स थे वो सब जो किंग्स की तारीफ़ करते हुए उस तरीके से उन्होंने वो पोएम्स लिखे गए थे। तो जैसे एग्जांपल से इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन में समुद्रगुप्त के लिए जो उनके उस टाइम के पोएट हरीश है ना, उन्होंने एक पोएम उनकी तारीफ़ में लिखा था। उसी तरीके से मतलब जैसे अपने काफ़ी बार वो या फिर प्रशस्ति नॉट इवन जस्ट किंग्स बट काफ़ी बार जो उनके पैटर्न्स होते थे जिन्होंने उन्हें पे किया है कि उनके लिए वो कुछ तारीफ़ में कुछ लिखे, तो उस तरीके से लिखे जाते थे।